नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज हम लोग प्रकरण नंबर 4 जो आदिकाल का क्लास हम कंटिन्यू किए थे हम लोग, तो उसमें प्रकरण नंबर 3 को हमने समाप्त किया था। और ये कहते कि हम लोग प्रकरण नंबर 4 में जो फुटकल रचनाएं बची है आचार्य शुक्ल जी की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें जो प्रकरण नंबर 4 है जिसका नाम फुटकल रचनाएं है, उसको हम लोग देखेंगे इस क्लास में। ठीक है, एक बार आप लोग को याद दिलाना चाहेंगे कि हम लोग जो क्लासेस शुरू किए हैं इसमें हम लोग रामचंद्र शुक्ल जी की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य के इतिहास उससे संबंधित नोट्स तैयार कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने प्रकरण नंबर 1, 2, 3 को देखा था आदिकाल में जो बांटा गया है, प्रकरण नंबर 4। और ये जो प्रकरण है ये सबसे लास्ट प्रकरण है आदिकाल का, और इसके बाद हम लोग का आदिकाल समाप्त हो जाता है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग आज प्रकरण नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रकरण 4 की शुरुआत होती है यहाँ से, और इसको एक तरफ से हम लोग फुटकल रचनाएं भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। प्रकरण 4 को फुटकल रचनाएं भी कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है कि आदि काल में मोटे तौर पर 3 तरह की भाषा मिलती है। कौन कौन सी है आइए देखते हैं। प्रकृति की रूढ़ियों से कुछ बद्ध भाषा जैसे भ्रंश, इसके भी 3 रूप मिलते हैं। प्रचलित काव्य भाषा सिद्ध, सधुकड़ी, नाथ और सारंगधर विद्यापति की बोली अभ्रंश। तो ये 3 तरह की अभ्रंश भाषा मिलती है। आगे जैसे बढ़ेंगे तो जो दूसरा पॉइंट है कि प्रकृति की रूढ़ियों से कुछ मुक्त भाषा देश भाषा, और इसके 2 रूप मिलते हैं, डिंगल और पिंगल। ये आप लोग सुने ही होंगे। नेक्स्ट जो है वो है कि प्रकृति की रूढ़ियों से लगभग मुक्त भाषा जैसे विद्यापति की पदावली, खुसरो की पहेलियां आदि इसके उदाहरण हैं। तो ये कुछ आपके प्रकृति की रूढ़ियों आदिकाल में मोटे तौर पे जो 3 तरह की भाषा मिलती थी वो ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे तो देखिए अगला पॉइंट क्या है कि देश भाषा पर संबंधी पुरानी रूढ़ियों के प्रभाव को लक्षित करते हुए शुक्ल जी ने कहा था, शुक्ल जी ने लिखा था, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने के योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार की योग्य समझी जाती थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आ भी चुका है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि विद्यापति ने अपनी पदावली और अमीर खुसरो ने अपनी विभिन्न रचनाओं में जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उनके बीच कह सुने जाने वाले पदों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का प्रयोग किया। खुसरो ने पश्चिम और विद्यापति ने पूर्व की भाषा का प्रयोग किया है। उसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों के प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा पूरा सामंजस्य घटित कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो फुटकल रचनाओं में कुछ ऐसे पंक्तियां थी, तो उसको हम लोगों ने देखा कि कितने जो 3 भाषा थे उनका क्या क्या रूप था, और उसके बाद हम लोगों ने विद्यापति के बारे में और खुसरो के कुछ पदों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग क्या करेंगे अलग अलग करके, जैसे अमीर खुसरो के बारे में कुछ नोट्स तैयार करेंगे। तो देख लीजिए जैसे अमीर खुसरो है और इनके संदर्भ में कुछ नोट्स है। आशा करते हैं कि जो ये नोट्स हम लोग पढ़ेंगे इससे अमीर खुसरो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो हल हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे पहला ही पॉइंट है आपके सामने कि ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, मतलब प्रचलित प्रख्यात ये कवि थे अपने समय के। दूसरा पॉइंट है कि ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदयी थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि इनकी पहेलियां और मुकरिया प्रसिद्ध है। इनमें उक्त व्यक्तित्व की प्रधानता थी, यदि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है खुसरो के संदर्भ में कि खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियां भी मिल गई है, इसमें संदेह नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं हुक्के वाली पहेली, हुक्का व तंबाकू खुसरो के बहुत बाद जहांगीर के समय प्रचारित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्हें गयासुद्दीन बलबन ने से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। और जो नेक्स्ट पॉइंट है अगला, चलिए इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियों और पहेलियों आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद, पहेलियां आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी मिली। तो ये कुछ
महत्वपूर्ण पॉइंट है। और भी है खुसरो के बारे में, जैसे देख सकते हैं आप लोग ये कि इनकी हिंदी की रचनाओं में दो प्रकार की भाषा का प्रयोग मिलता है। और कौन कौन से, आइए देखते हैं। ठेठ खड़ी बोली बोलचाल पहेलियों मुकरिया और दो सुखनों में ही मिलती है, यद्यप उनमें भी कहीं कहीं ब्रजभाषा की झलक मिलती ब्रजभाषा की झलक है या ब्रजभाषा की झलक मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जैसे बढ़ेंगे देखेंगे कि गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा ही है। और देख सकते हैं आप लोग कोष्टक में है कि यही भाषापन देख उर्दू साहित्य के इतिहास प्रोफेसर आजाद को यह भ्रम हुआ था कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात उनका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है कि खुसरो की भाषा दीर्घ मुख्य परंपरा के बीच किसी अंश तक शायद कुछ बदल गई होगी, उनका पुरानापन कुछ निकल गया होगा, पर यह निश्चित है कि उनका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहारित प्रकृति की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। तो कुछ ये पॉइंट्स रहे। आइए लास्ट जो पॉइंट है उसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे विद्यापति पे। देखिए लास्ट जो पॉइंट है वो है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन पर था। पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए हैं। चलिए अब अभी तक हम लोगों ने खुसरो को देखा, अमीर खुसरो को। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से विद्यापति को देखेंगे। देखिए विद्यापति, चलिए विद्यापति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं लाइन। जैसे तीन भाषाओं में काव्य रचना की, संस्कृत अपभ्रंश और देश भाषा। तो इन्होंने तीन भाषाओं में काव्य रचना की है। कौन कौन सी? संस्कृत, अपभ्रंश और देश भाषा, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पर जिसकी रचना में अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का प्रयोग करने के कारण ये मैथिली कोकिल कहलाए, वह इनकी पदावली है। नेक्स्ट पॉइंट है, देख सकते हैं आप लोग कि विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी और मैथिली को मागधी अपभ्रंश से निकले होने के कारण हिंदी से अलग माना है, पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य सामग्री का विभाग नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार भी तो अवश्य होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। जिस प्रकार, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गैप हो गया है, जिस प्रकार ये इसी पंक्ति में है कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशलदेव रासो पर अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार आ चुका है पेपर में प्रीवियस ईयर। जैसे आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों को गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगार पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह से समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित है उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है। इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमेशा आता है क्वेश्चन कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये किसी ने विद्यापति के संदर्भ में कहा है, तो शुक्ल जी। और ये बड़ी ही आपका कह सकते हैं कि एक तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कई बार आ चुका है, एक दो बार नहीं कई बार आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि विद्यापति के पदों को प्रायः श्रृंगार का माना जाता है, श्रृंगार का माना जाता है। राधा कृष्ण नायिका और नायक हैं। जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर इनकी रचना की संभावना व्यक्त की और इनके माधुर्य को अद्भुत माना है। विद्यापति को स्वयं माना जाता है। और नेक्स्ट जो और लास्ट पॉइंट है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। तो ये रहे आपके विद्यापति अमीर खुसरो से संबंधित आज की क्लास में नोट्स। और हमें लगता है, आशा करते हैं कि जहाँ तक कि इनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ तक अभी तक जो भी क्वेश्चन आए हैं उनके अकॉर्डिंग ये नोट्स तैयार हुआ है और लगभग इससे जो भी इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे हल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जो
रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें हम लोगों ने आज की क्लास में प्रकरण नंबर 4 को समाप्त कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके, ठीक है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है भक्ति काल, ठीक है, जिसमें पूर्व मध्य काल है, ठीक, और उसमें भक्ति काल का सामान्य परिचय है। उसके बाद ज्ञानाश्रयी में निर्गुण धारा, उसके बाद ज्ञानाश्रयी शाखा, उसके बाद प्रेम मार्गी शाखा में निर्गुण धारा प्रेम मार्गी शाखा, उसके बाद राम भक्ति शाखा, उसके बाद सकुर धारा राम भक्ति शाखा, उसके बाद उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे कृष्ण भक्ति शाखा, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। तो हम लोग फिर ऐसी क्रम में नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रकरण नंबर 5 शुरू करेंगे फिर से दोबारा, जिसमें भक्ति काल पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने आदिकाल पढ़ा। एक बार आप लोगों को रिकैप कराना चाहेंगे कि हम लोगों ने आदिकाल में प्रकरण नंबर 1 में सामान्य परिचय पढ़ा, उसके बाद प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य पढ़े, और जो हम लोग का तीसरा प्रकरण था वो देश भाषा काव्य था, और जो नेक्स्ट हम लोग अभी पढ़े आज की क्लास में, इसमें हम लोगों ने फुटकल रचनाएं पढ़ी आदिकाल की। तो इस तरह से हम लोग का आज की क्लास में प्रकरण नंबर 4 और आदिकाल समाप्त हो रहा है। कल से हम लोग भक्ति काल पढ़ेंगे, ठीक है, और उसमें हम लोग वह आप लोगों के सामने रखे ही कि प्रकरण 1 से सामान्य परिचय से शुरू करेंगे। तो जो हमारे दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से संबंधित नोट्स तैयार हो रहा है वो आप लोगों को पहले मिल जाए, और आप लोग भी कंटिन्यू क्लास में बने रहे। और जो हमारे पुराने दोस्त हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए, ऐसे ही हम आप लोगों को ये वीडियो मिलती रहेगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से संबंधित नोट्स, और हम लोग कोशिश करेंगे कि कोशिश क्या हम लोग समाप्ति कर देंगे, पेपर से पहले हम लोग इससे संबंधित पूरा नोट्स तैयार कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही भक्ति काल से संबंधित नोट्स लेके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।